हाँ हेलो। सर। Yes. ओके ओके चलो। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक का क्लास है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बेसिक में आई होप आप लोगों को याद होगा। अगर किसी ने मिस किया था तो मैं शायद उन लोगों के साथ शेयर भी कर लिया था। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस, इसमें बड़ा लंबा चर्चा हुआ था। 12 प्रिंसिपल्स, 12 कॉन्सेप्ट ऐसा था अकाउंट्स का जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग था एक एक पॉइंट कि अकाउंटेंसी का पूरा बेसिक ओवरव्यू आप लोगों को वहाँ से पूरा का पूरा समझने को मिला था। तो वो वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया था। आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये भी बेसिक ही है। अनदर बेसिक एरिया इज़ अ वेरी वाइटल फॉर योर अकाउंटिंग जर्नी। मतलब आप लोग जब भी आगे आगे अकाउंट्स में और आगे निकलते जाओगे, ठीक है, तो उसके लिए भी एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया अकाउंट्स में, कॉस्ट में, सारा का सारा जगह में ये बहुत यूज़फुल एक टॉपिक है। आज डिस्कस करना है सर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आप लोगों ने बड़े कैलकुलेशंस करते वक्त इस पॉइंट के बारे में आप लोग ज़रूर सुने होंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या ये वर्ड सुना सुना लग रहा है? ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सुना सुना लग रहा है ना? Yes. मतलब हाँ, मतलब पहले हाँ सुने। सर। अकाउंटेंसी करते वक्त इसका बहुत यूज़ होता है। आज इसी को ना बड़ा दिल से और अंदर से समझना है। क्यों दिल से, क्यों और अंदर से क्यों? चलो वही तो बात करना है कि क्यों दिल से समझना है और क्यों अंदर से या डेप्थ से समझना है। बहुत सारा एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से धांसू पूछ लेता है या फिर मतलब कॉन्सेप्चुअल सवाल कर लेते हैं, जहाँ पर है तो इजी चीज़ बट फिर भी बहुत लोग घायल भी हो जाते हैं सर। इजी चीज़ भी कभी कभी हम लोग को बहुत मुश्किल में डालते हैं। क्या स्क्रीन शेयर हुआ है सर? एक बार देखो तो। स्क्रीन शेयर्ड है ना? Yes. हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, ओके सर चलो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नहीं, सॉरी, टॉपिक। ठीक है, टॉपिक इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट ऑल्सो, हाँ, दोनों कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट दोनों। अब जैसे ही कभी भी हम लोग कैपिटल के बारे में सुनते हैं तो अकाउंट्स में एक वर्ड बड़ा दिमाग में आता है सर कि कैपिटल का मतलब क्या आता है दिमाग में? कैपिटल बोलते ही क्या समझ में आता है? बोलो ना। जब भी अकाउंट्स में कैपिटल वर्ड यूज करते हैं क्या दिमाग में आता है? Business start. वेरी गुड सर, बिजनेस स्टार्ट या फिर बिजनेस के लिए पैसा जुगाड़ Money. करना, है ना? बिजनेस के लिए पैसा या मनी जुगाड़ करना, दैट इज द मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग फॉर द कैपिटल वर्ड्स। मतलब जब भी कैपिटल वर्ड आता है दिमाग के सामने तो ये वाला वर्ड आपके सामने जरूर आता होगा। ये हो गया आपका कैपिटल। एंड अनदर एक एरिया है दैट इज रेवेन्यू। ओके, दैट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा आप मुझे एक चीज़ बताओ कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू का मतलब क्या समझ में आता है? बार बार होना। रेवेन्यू का मतलब बार बार होना। Proceeds from sales. प्रोसीड्स फ्रॉम सेल, मतलब बिजनेस जो सेल करता है वहां से जो अर्निंग आता है। वेरी गुड सर। हाँ. रेवेन्यू मतलब बेसिकली सेल को बताते हैं, है ना? द रेवेन्यू। तो ये एक कॉमन परसेप्शन है रेवेन्यू को लेके। ओके, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट ऑल्सो, हाँ, दोनों। खर्चा भी होगा कैपिटल तरह का, कैपिटल वाला खर्चा भी होगा, रेवेन्यू वाला खर्चा भी होगा, कैपिटल वाला रिसिप्ट भी होगा, रेवेन्यू वाला रिसिप्ट भी होगा। जब ये होता है ना तब जाके एक्चुअली अकाउंटेंसी प्रॉपर वे में काम करते हैं। एक्चुअली अकाउंटेंसी में ये दोनों वर्ड बड़ा पावरफुल वर्ड है। बिकॉज जब जब हम लोग अकाउंटेंसी में आगे बढ़ते जाएंगे ना, हम लोग यही देखेंगे अल्टीमेटली दोनों पॉइंट में ही बात होता है। या तो कैपिटल नेचर का बात हो रहा है या फिर रेवेन्यू नेचर का बात हो रहा है। तो चलो एक एक करके मैटर को फटाफट कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। हाँ सर, कॉन्सेप्ट के साथ साथ समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल में ये भी कैपिटल पेमेंट भी करते हैं हम बिजनेस में किसी को,
बिजनेस जो होता है ना वो किसी को पेमेंट भी करता है और बिजनेस किसी से रिसीव भी लेता है, कैपिटल पेमेंट भी करता है और कैपिटल रिसीव भी करता है। सिमिलरली बिजनेस रेवेन्यू पेमेंट भी करता है एंड रेवेन्यू रिसीव भी करता है। तो ये जो पेमेंट रिसीप्ट का खेल है कैपिटल एंड रेवेन्यू का, ये क्या खेल है? चलो वही तो देखना है आज। पहले थोड़ा बैकग्राउंड को क्लैरिटी कर ले, मतलब जो इसका पीछे का स्टोरी है, स्टोरी को थोड़ा पहले देख ले, फिर मैं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिकल लेवल में जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा लेके जाने का। पहले बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। अकाउंटिंग एम्स इन ascertaining द प्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटेंसी जो होता है वो एक्चुअली किसी बिजनेस का एक पीरियड्स का अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग का एम यही है, ascertaining and representing the results of the business for an accounting period। मैं आपको एक एग्जांपल यूज़ करूं तो आपको थोड़ा सुविधा होगा। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल बहुत सारा है, मैं कौन सा यूज़ करूं आपके सामने? रिसेंट ट्रेंड का, अच्छा चलो मैं आपको एक एक यूज़ करता हूँ, एमेरॉन बैटरी का यूज़ करता हूँ। रिसेंटली मैं इसको स्टॉक मार्केट में भी यूज़ कर रहा हूँ। इसको आमरा राजा बैटरी भी बोला जाता है, आमरा राजा एनुअल रिपोर्ट। आमरा राजा बैटरी, आप लोग एमरॉन बैटरी का नाम सुने हो सर? ये जैसे एक्साइड बैटरी होता है, ऐसे एमरॉन बैटरी टीवी में ऐड आता है सर, सुने कि नहीं सुने? बोलो। नहीं सुने सर किसी ने भी एमरॉन बैटरी का नो नाम? सर। नहीं सुने? सुने सी। हाँ, अच्छा विश्वजीत को नहीं पता, बाकी लोगों को भी नहीं पता एमरॉन सुने सी बैटरी? दादा। ओके, रोशनी को पता है। तो ये देखो मैं आपके सामने आपका एमरॉन का एनुअल रिपोर्ट निकाल के दिया, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एमरॉन बैटरी का एनुअल रिपोर्ट मिलेगा। तो चलो एनुअल रिपोर्ट 2019-20, 2019-20, चलो इसी को एक बार ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है, ठीक है? तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये जो एनुअल रिपोर्ट होता है, मैं आपको पूरा रिपोर्ट तो अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ एक एरिया दिखाऊंगा जिसमें फिनेंशियल मैटर में डिस्कशंस किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर फिनेंशियल स्टेटमेंट दिख रहा है सर, लुक एट दिस एरिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई दिया? हेलो, क्या दिखाई दिया? यस सर नो बताओ ना। यस सर, यस सर, यस सर। तो ये जैसे जैसे आप लोग आगे आगे एक कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटेंट, एक कंप्लीट सीएस बन जाओगे ना, तो आप लोग सब इसी सब चीज़ों में काम करोगे अलग अलग कंपनीज पे। आप ही लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है सर। ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, कितना बिजनेस का रेवेन्यू हुआ है, ये देखो नेट सेल्स कितना हुआ है, बिजनेस का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितना हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का सिनेरियो क्या है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस क्या हुआ है, अर्निंग पर शेयर का क्या सिचुएशन है, नेट वर्थ कितना है, नेट फिक्स्ड एसेट्स कितना है कंपनी के पास, सारा का सारा अकाउंटिंग डेटा ही तो है। एंड नेट करेंट एसेट्स क्या है। यही तो अकाउंट्स का मज़ा है सर, कि ये डिजिट को लेके खेलना, कंपनी के बारे में फील करना, यही अकाउंट्स का सबसे मज़ेदार पार्ट है। एंड जिसको ये सब चीज़ों में जिसको दिलचस्पी है, जिसको इंटरेस्ट है ना, वही एक्चुअली कॉमर्स में अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बना पाते हैं। डिजिट को लेके खेलना, मतलब वो आजकल एक बहुत बड़ा अकाउंटिंग एक पॉलिटिकल वर्ड चल रहा है, खेला होवे, आई थिंक किसी ने सुना हो, चल रहा है सर, पॉलिटिकल वर्ड बंगाल में चल रहा है सर, खेला होवे। तो एग्जैक्टली ये अकाउंट्स का खेला, जिसको पसंद आता है मज़ा आ जाता है सर। तो ये सब डेटा अकाउंट से कैसे मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो मैं आपको रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, चलो मैं आपको थोड़ा सा फिनेंशियल डेटा की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ फिनेंशियल डेटा ज़रूर दिखेगा। परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओके एक सेकेंड रुको। एनुअल रिपोर्ट में सारा का सारा चीज़ें होता है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं आपको एटलीस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर ये देखो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये भी आप लोग सीखते हो, है ना? ये भी सिखाया जाता है आप लोगों को, सारा का सारा एक्चुअली इस कंपनी का सारा का सारा रियल चीज़ें जो होता है वही आप लोगों को सीखना होता है। राइट यूज़ ऑफ एसेट्स, ये देखो इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है? मैं आपको आगे बताऊंगा ये सब चीज़ों के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। जस्ट ए मिनट, मुझे कंप्लीट वाला चाहिए था, इतना बड़ा होता है ना, 153 पेज का है। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिविडेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एक मिनट,
नहीं मिला तो बाद में दिखाएंगे, और क्या करें। फिनेंशियल एसेट्स, ये देखो सर, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दिख रहा है एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। हेलो, देखो हाँ सर, हाँ। दिखाई दे रहा है ना। consolidated बैलेंस शीट Yes, 31 मार्च 2020 एंड consolidated बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमारा राजा का 1920 का 31 मार्च 2020 के एंड पे। ये जो अभी 31 मार्च 2020 आने वाला है ना सर, ऑलरेडी सबका अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। तो बाद में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन सॉरी 31 मार्च 2020 तो ऑलरेडी चला जा गया है। इस बार 31 मार्च 2021 आ रहा है, मतलब जस्ट प्रीवियस ईयर का डेटा है ये, जस्ट प्रीवियस ईयर का डेटा है। इसमें आपको देखो क्या देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम जिसमें टोटल इनकम बोला है, एंड उसके साथ साथ एक्सपेंस के बारे में कहा गया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कहा है, टैक्स एक्सपेंस के बारे में कहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर के बारे में कहा है, मतलब आपने कहाँ कहाँ एक्सपेंस किए हो, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहाँ कहाँ से तुम्हें इनकम मिला है, ठीक है। तो ये सब डेटा से आपको अल्टीमेटली ये पता चलता है, जैसे ये कंपनी का अगर आप देखो, इस बिजनेस का प्रॉफिट का जो पार्ट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, आप देख सकते हो यहाँ पर कि 1920 में एमरन बैटरी प्रॉफिट कितना किया, करीब 660.80, इतना क्या करोड़ या मिलियन यहाँ पर लिखा रहता है प्रॉफिट, ये आपका करोड़ में है सर। ये देखो ऑल अमाउंट्स आर इन करोड़, तो 660 करोड़ का प्रॉफिट किया है। जहाँ पर लास्ट ईयर में इसका प्रॉफिट कितना था, लास्ट ईयर में इनका प्रॉफिट था 31 मार्च 2019 में इसका प्रॉफिट था 483 करोड़। क्या दिख रहा है सबको, लास्ट ईयर 483 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल 668 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, दिखाई दिया ना। तो इसमें इसका रेवेन्यू अर्निंग, इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, कितना रेवेन्यू इन्होंने अर्न किया, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस भी कितना किया एंड रेवेन्यू रिसिप्ट कितना हुआ, ये दोनों बहुत वाइटल पॉइंट है जिसका जिक्र एक्चुअली पीएल में होता है। और जब हम लोग कैपिटल के नेचर में बात करेंगे तो बिजनेस एसेट में एक्चुअली कितना चेंजेस है, जब हम जिसका डेटा हमें कहाँ मिलेगा सर, हेलो, कंपनी का जो कैपिटल नेचर का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ मिलेगा आपको, बैलेंस शीट में मिलेगा, है ना। ये देखो yes, sir. यहाँ पर आपको बिजनेस का एसेट दिखेगा, यहाँ पर आपको बिजनेस का इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिखेगा। ये इक्विटी लाइबिलिटी एक्चुअली कैपिटल का एरिया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करूँ, आप भी जूम कर सकते हो अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, अगर आप थोड़ा सा जूम करो, क्या जूम होगा मेरे यहाँ पर, मेरे यहाँ पर जूम हाँ होगा। अच्छा, क्या आपको दिख रहा है, लास्ट ईयर देखो कंपनी का इक्विटी कैपिटल, ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल लास्ट ईयर था 17.08, इस बार भी है 17.08, बट अदर इक्विटी कुछ है जो कंपनी के पास 3,317 था 3,317.96, इस बार हो गया है 3,638, मतलब बड़ा है सर, इंक्रीमेंट हुआ है, तो कैपिटल इंक्रीमेंट हुआ है। या फिर एसेट्स में भी, मतलब वो कैपिटल को अगर एसेट में भी ट्रांसफर किया गया ना, तो उसका भी लास्ट ईयर कंपनी के पास टोटल नॉन करेंट एसेट्स था, नॉन करेंट एसेट्स, और ये हो गया आपका टोटल एसेट्स। लास्ट ईयर टोटल एसेट्स कितना था 4495.70 करोड़, इस बार एसेट का वैल्यूएशन हो गया 5000 करोड़, तो एसेट में भी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है कंपनी का कैपिटल नेचर का, ये जो भी कैपिटल नेचर का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपका आता है बैलेंस शीट में, और जो भी पीएल नेचर का होता है, मतलब रेवेन्यू नेचर का होता है, वो सभी आते हैं पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चाहे आप कितने भी बड़े कंपनी का हिसाब किताब ना कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अमेरन बैटरी वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनी है स्टॉक मार्केट में, मतलब बहुत ही पॉपुलर कंपनी है बैटरी सेक्टर्स में। ये जो गाड़ी चलता है सर, गाड़ी का बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर आप यहाँ इसका शेयर प्राइस भी देखो, सर ये सब क्यों दिखा रहे हैं, ये सब दिखाने के पीछे आपका मेरा एक ही मकसद होता है हमेशा, इसके पीछे मेरा नॉर्मल यही मकसद होता है कि आपको रियलिटी के साथ कनेक्ट करा दूं, तो फिर उसके बाद ना आपको आगे आगे बहुत सारा चीज़ ना बड़ा कॉमन फील होने लगेगा। जैसे आप देख सकते हो इसका शेयर का प्राइस 877.55, एक शेयर का दाम। इसका कॉम्पिटिटर्स में आप देख सकते हो, इसका कॉम्पिटिटर्स है एक्साइड इंडस्ट्रीज, एक्साइड बैटरी है ना सर, एक्साइड इसका कॉम्पिटिटर है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो शायद दिख जाए, दिखाना चाहिए, फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग पीयर्स, ये देखो क्या है, अमरा राजा बैटरी
इसके पीयर्स में आता है एक्साइड बैटरी, एवरेडी इंडस्ट्रीज, HBL पावर, इंडो नेशनल, ये इन्हीं टाइप ऑफ कंपनी है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस पे अमर राजा का ही चल रहा है। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंपनी, ठीक है, बैटरी सेगमेंट्स में जो गाड़ी वगैरह चलता है, इंडस्ट्रियल बैटरी वगैरह बनाने में बड़ा पॉपुलर बिजनेस है इसका। तो बेसिकली इतना देर से सर आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? अब देखो, मैं आपको जो बैकग्राउंड रेडी कर रहा था आपके लिए, अब उसको मैं आपको सामने एक एक करके बताऊंगा और फिर आप फील करना इस चीज़ को। अकाउंटिंग एम्स इन ascertaining एंड प्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। क्या ये बात क्लियर हुआ? अभी मैंने जो आपके साथ शेयर कर रहा था हमारा राजा बैटरी का, कि ये लाइन आपको पूरा का पूरा पिक्चराइज कर दिया दिमाग में? प्लीज़ बोलिएगा, Yes, sir. है ना? फॉर ascertaining द पीरियडिकल बिजनेस रिजल्ट, पीरियडिकल मतलब ये साल का था, पीरियडिकल भी होता है मतलब थोड़ा सा क्वार्टर वाइज भी कंपनी का रिजल्ट्स भी निकलते हैं, ये भी मैंडेटरी है। अगर आप कंपनी हो तो आपका क्वार्टर रिजल्ट्स भी निकलेगा, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर। चलो उसका भी एक आपको डेमो दे देते हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग में रखो, ये देखो, ये देखो कहाँ चला गया, जस्ट लुक किया, फिनेंशियल रिजल्ट्स में मैं क्लिक किया, आपको दिख रहा है सर क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, हेलो लुक, Yes, sir. Yes. है ना? ये 2020-21 का 3 क्वार्टर है, अभी भी और एक क्वार्टर आने वाला है ना? और एक क्वार्टर आने वाला है, अभी ख़त्म नहीं हुआ ना, मार्च में ख़त्म होगा, मार्च में एंड होगा तो मार्च में आएगा, ठीक है। साल में 4 क्वार्टर होता है, तो हर क्वार्टर का अलग अलग अकाउंटिंग रिजल्ट्स निकलते हैं, तो 1920 का सारा मिल जाएगा। इस तरह से आप किसी भी कंपनी का अकाउंटिंग डेटा को एनालाइज कर सकते हो। इसके लिए आपको एनालाइज करने के लिए फिनेंशियल मैनेजमेंट का दिमाग थोड़ा ज़रूरी है सर। ऐसे आप अकाउंट्स जानते हो तो अकाउंट्स रीड जरूर कर लोगे, बट अकाउंट्स के साथ साथ आपको फिनांस भी समझना पड़ेगा, जो सब चीज़ें आप लोग इंटरमीडिएट लेवल में सीखोगे, ठीक है। तो उसमें आपको सिखाया जाता है फिनेंशियल मैनेजमेंट में कि किस तरह से आप कंपनी का डिटेल्स समझ पाते हो, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। एज ए इन्वेस्टर्स बात कर रहा हूँ। अगर आप एक बैंक हो तो बैंक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके फिर बताते कि इसको लोन देना चाहिए कि नहीं चाहिए। एवरीथिंग, सभी चीज़ डिपेंड करता है अकाउंट्स पे, एवरीथिंग डिपेंड करता है अकाउंट्स पे। ये अकाउंटिंग डिजिट में बोलते हैं ना खेला हवे, एग्जैक्टली इसी पे डिपेंड करता है बिजनेस का खेला, ठीक। तो अब पॉइंट क्या है? पॉइंट इज अकाउंटिंग एम्स इन ascertaining presenting the results of business for an accounting period. For ascertaining the periodical business result, the nature of transactions should be analyzed whether they are of capital or revenue nature. Whether they are of capital or revenue nature. The revenue expense relates to the operations of the business of an accounting period or to the revenue earned during the period or the items of expenditure, benefits of which do not extend beyond that period. Capital expenditure क्या है? On the other hand, generates enduring benefits and helps in revenue generations over more than one accounting period. मतलब एक साल से ज़्यादा बेनिफिट अगर कोई कैपिटल नेचर क्या करता है कि आज अगर आप बिजनेस में कोई कैपिटल डालते हो या उस कैपिटल को यूज करके कोई मशीन्स खरीदते हो, तो उसका बेनिफिट आपको क्या सिर्फ उसी साल के लिए मिलेगा या मोर देन दैट मिलेगा? प्लीज बताइएगा। मोर देन, है ना? अगर आप एक मशीन्स खरीदोगे तो वो मशीन्स का वैल्यूएशन आपको मोर देन दैट मिलेगा, मोर देन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल से ज्यादा, है ना? तो रेवेन्यू एक्सपेंस मस्ट बी एसोसिएटेड विद ए फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी। रेवेन्यू एक्सपेंस जो है वो कंपनी के फिजिकल एक्टिविटी के साथ, मतलब जो डे टू डे फिजिकल एक्टिविटी कंपनी करता है ना सर, उसके साथ कनेक्टेड होता है रेवेन्यू एक्सपेंस। Therefore, whereas productions and sales generate revenue in the earning process, productions and sales generate क्या करता है? revenue करते हैं in the earning process. Use of goods and service in support of those functions cause expense to occur. एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज्ड इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको अभी बता रहा था ना, ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज किया जाता है थ्रू मैचिंग प्रिंसिपल, विच टेल्स अस, मैचिंग प्रिंसिपल्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रिंसिपल्स में पढ़ा दिया, विच टेल्स अस व्हेन एंड हाउ मच ऑफ द एक्सपेंस टू बी चार्ज्ड अगेंस्ट रेवेन्यू। मतलब मैचिंग प्रिंसिपल्स आपको वही बताते हैं कि ये जो कंपनी का एक्सपेंस है वो कंपनी का एक्सपेंस, मतलब जो भी एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल एंड अकाउंटिंग थ्रू मैचिंग प्रिंसिपल, विच टेल्स अस व्हेन एंड हाउ मच ऑफ द एक्सपेंस टू बी चार्ज्ड अगेंस्ट रेवेन्यू। किस रेवेन्यू अर्न करने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ रहा है, उसका पूरा का पूरा हिसाब। मैचिंग तो होना चाहिए ना, मतलब अगर आपका कुछ अर्निंग है तो उसके पीछे आपका कुछ खर्चा जरूर होगा, होता है कि नहीं होता सर? कुछ अर्निंग करने के लिए आपको कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा, ये और नो? यस सर, यस ना? तो उसको मैच भी किया Yes, जाता है। sir.
जिसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि किस तरह से कंपनी अपना मैचिंग करते रहते हैं कि कितना अर्निंग हो रहा है, उसके पीछे एक्सपेंस कितना हो रहा है, वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ उसमें डिस्कशंस किया था। तो यहाँ पर भी अगर आप थोड़ा डिटेल्स एनालाइज करोगे ना, तो आपको यहाँ पर भी कंपनी के पीछे समझ में आ जाएगा कि ये जो कंपनी है, ये जो एमरन बैटरी है, कोई भी कंपनी, उसका जो एक्सपेंस है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करके उन्होंने जो रेवेन्यू अर्न किया, ठीक है, एक्सपेंस किसके लिए किया, ये देखो ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब कितना मटेरियल उन्होंने मार्केट से मतलब कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल उन्होंने बिजनेस के लिए खर्चा किया, ठीक है, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब स्टॉक में कितना परचेस है उनका, चेंजेस इन इन्वेंट्री, स्टॉक में कितना चेंजेस हुआ फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना है, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए कितना एक्सपेंस कर रहा है, फाइनेंस कॉस्ट कितना जा रहा है, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है, अदर एक्सपेंस में कितना जा रहा है, ये सभी अकाउंटिंग डेटा जो बिजनेस के लिए खर्चा होता है, ये खर्चा कहाँ जा रहा है, अकॉर्डिंगली उसका इनकम का भी एरिया है, आइटम्स दैट विल नॉट बी क्लासिफाइड इन प्रॉफिट एंड लॉस, रेम्यूनरेशंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सब धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। बट यहाँ पर अब देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब आपने जो भी बिजनेस का ऑपरेशंस किया, फिजिकल जो भी काम आप बिजनेस के लिए करते हो, जैसे इसका क्या काम है, बैटरी बिल्ड करना, उसको सेल करना, बैटरी मैन्युफैक्चर करना, उसको सेल करना, तो वही उसका सबसे मेन इनकम हो जाएगा, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, उसके वहां से वो एक्सपेंस को हटाएगा तो उसका प्रॉफिट मिलेगा, रेवेन्यू से एक्सपेंस हटाओ तो आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये रेवेन्यू कमाने के लिए, पॉइंट नंबर 1 का, रेवेन्यू कमाने के लिए आपने क्या क्या खर्चा किया, तो मैच तो हो ही जाएगा ना। ऑडिट में ये सब चीज़ पता चलता है सर, फाइनेंशियल ऑडिट में पता चलता है, कॉस्ट ऑडिट में पता चलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या बात, ओके सर। तो अल्टीमेटली हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, पहुँचते पहुँचते कहीं तो पहुँचेंगे ना सर। बोलता है नदी है तो धारा होगा, कोई तो किनारा होगा, होगा ना सर। अगर नदी है तो उसका धारा भी होगा, और अगर धारा है तो किनारा भी होगा ना। एग्जैक्टली कहीं तो पहुंचेंगे हम लोग अपने लाइफ में, अकाउंट्स में। द डिस्टिंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल इज डन फॉर द पर्पस ऑफ प्लेसिंग देम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन द बैलेंस शीट। For example, revenue expenditures are shown in the profit and loss account as their benefits are for one accounting period, that is in which they are incurred, while capital expenditures are placed on the asset side of the balance sheet as they will generate benefits for more than one accounting period. फिर से रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट को, डिस्टिंक्शंस ऑफ ट्रांजैक्शंस इन रेवेन्यू एंड कैपिटल का जो मेन डिफरेंस है, इज डन फॉर द पर्पस ऑफ प्लेसिंग देम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन द बैलेंस शीट। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इतना मेहनत किया थोड़ा सा कि भाई मैं एक्चुअली भूल गया था, पहले रेडी कर लेता मैं नॉर्मली, बट मुझे याद नहीं था कि ऐसा एक प्रैक्टिकल हो जाए स्टार्टिंग में, तो आपको फटाफट समझ आ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो है, इसी में आपको मेनली आइडेंटिफाई करना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर सोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज देयर बेनिफिट्स आर फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड, that is which they are incurred, while capital expenditure are placed on the asset side of the balance sheet as they will generate benefit for more than one accounting period and will transfer to profit and loss account for the year on the basis of utilizations of the benefit in particular accounting year. Hence both capital and revenue expenditures are ultimately transferred to profit and loss account. लेकिन अल्टीमेटली दोनों को ही कैपिटल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब शायद इसमें आप पूछेंगे सर ये कैसे होता है, ओके, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर निकाल के रखा। जैसे मानो कि आपने बिजनेस में खर्चा किया, हेलो, आपने बिजनेस में खर्चा किया, क्या खर्चा किया, पूंजी डाला बिजनेस में, चलो पूंजी डालते हैं। क्या पूंजी दिया सर बिजनेस में, सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कितना दिख रहा है, 1647 करोड़ दिख रहा है कि सबको नहीं, हेलो। हाँ सर। कोई भी एक उठा रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बिजनेस में एसेट में लिए दिख रहा है, इसका डिटेल्स आपको पता चल जाएगा 3.1 नोट्स में जाके। उसमें मतलब कौन सा एसेट कब खरीदा गया है उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा, या फिर कोई एसेट्स पुराना है तो उसमें कितना डिप्रिसिएशंस भी लगा है उसका भी डिटेल्स आपको मिलेगा। मैं अभी इतना गहराई में नहीं जाना चाहता बिकॉज फिर पॉइंट से भटक जाएंगे, वो बाद में आप घर में आराम से देख सकते हो। अगर आप चाहो तो ये एनुअल रिपोर्ट भी रीड कर सकते हो। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग अभी से एक्सपर्ट बनो सर, ठीक है, तभी तो कुछ मायने रखेगा लाइफ में।
तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1647.61, ये नॉर्मली मैं जो लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उनको बताता हूँ, ठीक है। जैसे जो फंडामेंटल एनालिसिस का पढ़ाई करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, उनको पढ़ाने के टाइम पे, या अभी चार्टर्ड में जो लोग फाइनल है या फिर इंटरमीडिएट लेवल में हैं, उनको सिखाने के टाइम पे इसका ज़्यादा एनालिसिस मैं करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतने भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ, थोड़ा अंदर से बहुत डेप्थली ना जानो, बट एटलीस्ट ओवरऑल जो एक कॉन्सेप्ट है वो तो समझ आ ही जाएगा। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है, इसका डिटेल्स में आपको ये पता चल रहा है कि भाई ये बिजनेस का इतना एसेट पहले था, अभी इतना एसेट हो रहा है। राइट ऑफ, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब बिजनेस में कितना पैसा अभी लगा हुआ है, 732 करोड़ का पैसा बिजनेस में अभी लगा हुआ है। अब सर कहना क्या चाहते हो सर, ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है इसका डिप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा ना। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ये तो आपके पहले पूंजी है ना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पहले आपका पूंजी बना, फिर आपने इसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का यहाँ पर आपने डिप्रिसिएशन भी दिया पीएल में। जैसे जैसे आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खर्च होता जाएगा, वैसा वैसा उसका डिप्रिसिएशन भी तो होता जाएगा। उसका जितना भी आयु होगा, जितना भी वैल्यू होगा, आप लोग अगर डिप्रिसिएशन अकाउंट्स तो किए होंगे, अगर नहीं किए हो तो बाद में मैम आप लोगों को कराएंगे। मतलब जो भी है, जिसका हो गया है वो तो समझ जाओगे, जिसका नहीं हुआ उसको मैम फिर से डिटेल्स में आप लोगों को सिखाएंगे। अब डिप्रिसिएशन में क्या होता है, एक मशीन्स रहता है, उसका वैल्यू अगर 10 लाख है, ठीक है, लाइफ भी बोल देता है, से फॉर एग्जाम्पल लाइफ है उसका 10 साल, तो 10 ईयर्स का अगर लाइफ है, और अगर डिप्रिसिएशन रेट बोल दे, अगर डिप्रिसिएशन रेट बोल दे तो ठीक है, अदरवाइज अगर मैं इसका पर ईयर का वैल्यू बोलूँ आपको कि 10 लाख का वैल्यू है, लाइफ है 10 साल का, तो इसका डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा पर ईयर? 10,000। 10,000 करके होगा, Yes, sir. ठीक। हाँ, 10 लाख का टोटल वैल्यू 1 है, लाख 1 लाख है, 1 लाख फिर होगा। पर ईयर इसका वैल्यू कितना डिप्रिशिएट हो जाएगा? 1 लाख करके ना। बोलो ठीक से बोलो, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं थोड़ा सिंप्लीफाई हाँ किया, सर। वो स्क्रैप वैल्यू वगैरह मैं ले सकता था बट उसको मैंने नहीं लिया यहाँ पर, बस सिंप्लीफाई रखने के लिए कि 10 लाख का मशीन है, अगर 10 साल जिंदा रहेगा, मशीन का मतलब जो भी लाइफ है 10 ईयर्स है, तो पर ईयर आपका 1 लाख करके डिप्रिसिएशन जाएगा। और ये 1 लाख आपका कहाँ चला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हो ना। डिप्रिसिएशन कहाँ शो करते हो सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही तो शो करते हो, Yes, sir. है ना। तो एग्जैक्टली जैसे जैसे उसका यूज होता जाएगा वो कहाँ चला जाएगा? वो डिप्रिसिएशन के तौर पे पीएल पे चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लाइन था, ये लाइन भी आपको वही बता रहा है, ध्यान से सुनना। लाइन के अंदर ना बहुत कुछ है, ये लाइन लाइन नहीं है, ये लाइन में लाइफ है। तो in which they are incurred while capital expenditure are placed on the asset side of the balance sheet, as they will generate benefits for more than one accounting period and will be transferred to profit and loss account of the year on the basis of utilizations of that benefit in particular accounting year। जैसे उसका यूटिलाइजेशन हो गया, उसका डिप्रिसिएशन हो गया, है ना सर। डिप्रिसिएशन कब होता है? यूज करोगे तब ना डिप्रिसिएशन। सर आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा है, आपके हाथ में देखो एक मोबाइल फ़ोन है, अगर मैं मानूं कि आपके हाथ का मोबाइल फ़ोन का वैल्यू 20,000 था जब आपने बाई किया था, लेकिन मानो कि बाई करके 1 साल हो गया, आप ही लोग बताओ कि 20,000 का फ़ोन का 1 साल बाद क्या वैल्यू हो जाएगा? बोलो सर। 10,000। 10,000 है, चलो 10,000 मान के चलते हैं। 50% कहाँ चला गया? ये जो बीच का डेबिट साइड में ये डिप्रिशिएट हो गया 50%, है ना। तो यूटिलाइजेशन हो गया ना 1 साल का, इसीलिए डिप्रिशिएट हो गया। यही बोल रहे हैं सर, विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द बेनिफिट इन पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। हेंस बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, समझ में आ रहा है? यस और नो? सबको पूछ रहा हूँ, क्लियर हो रहा है ना सर? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर समझ में कुछ आ रहा है? Yes. Yes, sir. Revenue expenditures are transferred to PL account in the year of spending, while capital expenditure are transferred to PL account of the year in which their benefits are utilized. Therefore, we can conclude that it is the time factor. We can conclude that it is the
टाइम फैक्टर, समय यहाँ पर बहुत मूल्यवान है। समय के साथ साथ हर चीज़ का वैल्यू चेंज होता है ना। नॉर्मली एसेट का तो डिप्रिसिएशन होता है, एक्सेप्ट सम फ्यू एसेट्स लाइक लैंड। ओके, लैंड का डिप्रिसिएशन नहीं होता। लैंड का क्या होता है सर नॉर्मली? लैंड का वैल्यू डे बाय डे क्या होता है? हाँ, वेरी गुड सर। नॉर्मली, हाँ नॉर्मली अगर उस लैंड में कोई मर गया है, उस लैंड को कोई लेना नहीं चाहता, वो डिफरेंट केस है। लेकिन लैंड वैल्यू नॉर्मली अप्रिशिएट होता है बिकॉज डे बाय डे क्या हो रहा है, लोग बढ़ते जा रहा है और जगह कम होते जा रहा है ना सर। कोलकाता में ही देखो ना, ये शहर कोलकाता है, ये कोलकाता शहर में पहले कितना लोग रहता था? पहले कोलकाता भी बहुत छोटा था, पहले कोलकाता शहर भी बहुत छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था। जब 1700 के आसपास के टाइम पे जब ब्रिटिश ने कोलकाता को धीरे धीरे मतलब सिटी के तौर पे बिल्डअप कर रहा था, उस टाइम पे कोलकाता में बहुत कम ही पॉपुलेशन हुआ करता था। अब धीरे धीरे कोलकाता शहर का पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीमेंट होता गया। ऐसे इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% एवरेज है। इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% ऑन एन एवरेज है। उसमें शहर का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो सर 2% से ज़्यादा ही होता है, बिकॉज यहाँ पर बाहर से बहुत सारा लोग सर काम करने के लिए आ जाते हैं ना, काम करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मेन रीज़न यही है कि गांव में फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब अपने इंडिया का एक ही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हम लोग सिटी बेस्ड डेवलपमेंट करते हैं। अगर पूरा ऑल ओवर स्टेट को मिला के डेवलपमेंट होता ना, तो एक शहर के ऊपर इतना प्रेशर ना आता। चलो वो क्वालिटी वाला पॉइंट है, उसमें कभी बात करेंगे कि इट्स अ प्रॉपर प्लानिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि पहले तो कोलकाता बहुत कम एरिया में सीमित था। ये जैसे कि मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, पहले का कोलकाता ये जैसे ये दिख रहा है ना सर, बस इतने में कम। ये दक्षिणेश्वर भी कोलकाता नहीं था, ये तो एकदम नहीं था। ये दमदम भी कोलकाता में नहीं आता था। ये उल्टा डांगा देख रहे हो सर, बस ये उल्टा डांगा की इधर से ले लो और ये बस एस्प्लैनेड धर्मतला और इधर टॉलीगंज तक मैक्सिमम टॉलीगंज तक, मतलब बहुत ही कम एरिया के अंदर कोलकाता खत्म हो जाता था सर। लेकिन अभी का कोलकाता ये बस अलीपुर आ गया खत्म, ये कोलकाता खत्म हो गया सर। ये था कोलकाता। अब देखो बाद में सॉल्ट लेक बना, देख रहे हो सर। अभी न्यू टाउन बना है सर पूरा का पूरा, ये केष्टपुर बागीअटी, यहाँ अभी तो बारासात तक पूरा का पूरा इधर तक आपका चला जाएगा। नॉर्थ दमदम पूरा आगरपड़ा, ये सारा का सारा कोलकाता में आ गया। बेलघोड़िया, अभी कोलकाता बहुत बड़ा हो गया। बेहाला, सारा का सारा। तो ये धीरे धीरे स्प्रेड होता गया, तो ऑटोमेटिकली सिंपल बात है सर, मतलब समझ रहे हो ना, वैल्यू उसका बढ़ता गया। लोग बढ़ते गए तो लैंड का वैल्यू अप्रिशिएट करता है। मतलब लोग पूछते हैं सर लैंड का वैल्यू अप्रिशिएट क्यों करता है? सिंपल है, जितना डिमांड है उससे कम अगर सप्लाई हो जाए तो वैल्यू तो बढ़ेगा। सिंपल रीज़न, सिंपल होता है इसका। बट बाकी एसेट का क्या है ना, जैसे फ़ोन मार्केट में अगर आप देखो, सिंपल अगर आप आईफोन में ही देखो ना, रोज कुछ ना कुछ सीरीज आ रहा है। जैसे अभी आईफोन का कौन सा सीरीज आया सर? आईफोन अभी कौन सा सीरीज चल रहा है, आप ही लोग बताओ। 12 प्रो मैक्स यही वाला है ना, ये लेटेस्ट मॉडल है ना। लेकिन कुछ दिन बाद देखोगे कि इससे बेहतर और कुछ आ गया। तो जैसे ही पुराना वाला नया आ जाता है, तो जो पुराना फ़ोन था उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? गिर जाएगा ना, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इतना ज़्यादा है कि नया वाला आते ही पुराना का वैल्यू गिर जाते हैं। तो इसलिए इसमें डिप्रिसिएशन बहुत होता है। ठीक है, तो लैंड में क्यों एप्रिसिएशन एंड नॉर्मल एसेट्स पे क्यों डिप्रिसिएशन, इसका एक कॉमन सेंस आप ले सकते हो, बिकॉज इसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है। लेकिन उसमें अगर कोई रेयर चीज़ हो जाए, रेयर मतलब ऐसा ना तो कभी था ना तो कभी होगा, तो उसमें आपको डिप्रिसिएशन नहीं एप्रिसिएशन ही दिखेगा। सिंपल इकोनॉमिक्स का सिंपल डिमांड सप्लाई लॉजिक काम करता है यहाँ पर। ओके, कि जिस चीज़ का डिमांड हाई होगा और सप्लाई कम होगा उसका एप्रिसिएशन ज़्यादा होगा, और जिस चीज़ का डिमांड भी हाई सप्लाई उससे भी हाई तो वो डिप्रिशिएट हो जाएगा। सिंपल, या फिर इक्वल भी होगा तो भी डिप्रिशिएट होगा। क्या बात में लॉजिक है कि नहीं है? जो भी बात कर रहे हैं कैसे लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ सर। कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो अभी देखते हैं कि किस तरह से हम लोग रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिटरमाइन कर सकते हैं। द
The basic consideration in distinction between capital and revenue expenditures are: first point, nature of business; second point, recurring nature of expenditure; third point, purpose of expense; fourth is effect on revenue generating capacity of business; and fifth point is materiality of the amount involved. कोई समझ में नहीं आया ना सर? चलो सर एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ बिजनेस को कैसे समझेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे ना, मज़ा आ जाएगा सर. क्विज होगा, डोंट वरी, वेट करो, पहले थोड़ा समझ लो. अगर यहाँ पर अच्छे से समझोगे तो बाद में जवाब सही होगा. मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब मैं क्विज करूँगा 2 मिनट बाद तो आपका जवाब ज़्यादा सही होगा, लेकिन उसके लिए अभी ठीक ठाक से सुनो और ध्यान से समझो. नेचर ऑफ बिजनेस: for a trader dealing in furniture, purchase of furniture is revenue expenditure. Purchase of furniture is revenue है ना. For a trader dealing in furniture, अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करते हो, अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करते हो तो आपके लिए फर्नीचर खरीदना रेवेन्यू वाला बात होगा या कैपिटल वाला बात होगा? बोलिएगा सर. रेवेन्यू सर. रेवेन्यू ना. आप जिस चीज का बिजनेस करते हो वो चीज खरीदना Trading आपके लिए, activity. हाँ, ट्रेडिंग एक्टिविटी. वेरी गुड सर. मतलब फर्नीचर का ट्रेड करते हैं आप, है ना. लेकिन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. चलो एक सिंपल फटाफट पिक्चराइज कर लेते हैं. फर्नीचर में एक फेमस शॉप अर्बन लैडर. अर्बन लैडर फेमस ऑनलाइन है सर, बहुत फेमस ऑनलाइन एक फर्नीचर बिजनेस करता है. से फॉर एग्जांपल ये जो अर्बन लैडर में आप देख रहे हो, ऑनलाइन फर्नीचर बिजनेस में बड़ा पॉपुलर है अर्बन लैडर. क्या लोगे सर? क्या चीज़ चाहिए सर? कुछ नहीं चाहिए, आप जो दिखाना चाहते हो वो दिखा दो फटाफट. ओके ठीक है, हमें चाहिए स्टडी टेबल. ओके, स्टडी रिलेटेड है हम लोगों का बात. सर आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो फर्नीचर अर्बन लैडर के पास है, ये जो फर्नीचर अर्बन लैडर के पास है, से फॉर एग्जांपल ये वाला एक फर्नीचर मेरे दिमाग में आया. ये फर्नीचर अर्बन लैडर के पास एक नहीं है, ऐसा बहुत सारा है. तो अर्बन लैडर जब इस पे खर्चा करेगा, ये जो ग्राहम स्टडी टेबल जो भी नाम दिया इन्होंने, 6299 का प्राइस रखा है इन्होंने, ये स्टडी टेबल अर्बन लैडर के लिए स्टॉक है. यस ना सर? दिस इज है दादा. स्टॉक, दिस इज स्टॉक फॉर देम. स्टॉक इज ऑल्सो एसेट, बट दिस इज अ करेंट एसेट्स, है ना. और जो चीज़ नेचर में करेंट होता है वो कभी नेचर में कैपिटल नहीं हो सकता. जो चीज़ नेचर में करेंट होता है वो कैपिटल नहीं हो सकता. जो चीज़ नेचर में फिक्स्ड होता है वो उसके लिए कैपिटल नेचर का होता है. इसीलिए नेचर ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर ये टेबल आप अपने घर के लिए लाओगे, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप कोई फर्नीचर का ट्रेडर नहीं हो, आप एक नॉर्मल सा इंसान हो, आपका स्टडी टेबल चाहिए, आप लोग ऐसे भी स्टडी करते हो, आपको एक स्टडी टेबल चाहिए. ये स्टडी टेबल अगर आपको चाहिए तो ये स्टडी टेबल अगर आप अपने घर में 6299 से परचेस करके लाते हो तो फिर ये 6299 का फर्नीचर आपके लिए क्या कहलाएगा सर? रेवेन्यू एक्सपेंस होगा या फिक्स्ड एसेट्स? वेरी गुड सर. और क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा आपके लिए, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर? कैपिटल. मैक्सिमम केस में स्टूडेंट क्या गलती करते हैं बोलो तो? मैंने जितना देखा, नॉर्मल, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, बहुत लोग गलती कर देते हैं. दाम को देख के वो डिटरमाइन करते हैं कि जिसका दाम ज़्यादा होगा वो कैपिटल का होगा, जिसका दाम छोटा मतलब कम होगा वो रेवेन्यू का होगा. क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या इस तरह का गलती हो जाता है ना सर? कि प्राइस हाई है तो फिर कैपिटल नेचर, प्राइस लो है तो फिर रेवेन्यू नेचर. ऐसा गलती होता है कि नहीं होता? मतलब मैंने देखा स्टूडेंट्स के बीच में इस तरह का मिस्टेक्स को करते हुए. तो आप लोग जब भी कैपिटल एंड रेवेन्यू को अंडरस्टैंड करोगे ना, तो किसका दाम ज़्यादा है किसका दाम कम है, ये आपका कभी भी मेजरमेंट क्राइटेरिया नहीं होगा. आपका मेजरमेंट क्राइटेरिया हमेशा रहेगा बिजनेस का नेचर पे ऊपर. तो नेचर अगर प्रॉपरली समझ गए तो फिर आप कभी गलती नहीं करोगे, चाहे वो 6000 का हो या 6 करोड़ का हो, फर्क नहीं पड़ता. ये अगर 6299 की जगह 6 करोड़ का होता तो भी सेम कॉन्सेप्ट होता. बिजनेस के लिए, जिसका बिजनेस है उसके लिए स्टॉक, उसके लिए ये का रेवेन्यू नेचर, और आप अगर घर पे लाते तो वो आपके लिए एक फिक्स एसेट्स की तरह ट्रीट होता. क्लियर हुआ ना सर पॉइंट? नेचर ऑफ बिजनेस. हेलो, क्या पॉइंट Yes, क्लियर yes. है? है दादा.
तो सेकेंड पॉइंट क्या बताता है सर? रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। रिकरिंग मतलब बार बार जो एक्सपेंडिचर होते हैं, रिकरिंग नेचर, रेकर, रीऑकर से आया रेकर। रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, if the frequency of an expense is quite often, if the frequency of an expense is quite often in an accounting year, then it is said to be an expenditure of revenue nature, while non-recurring expenditure is infrequent in nature and do not occur often in an accounting year. Monthly salary or rent is the example of revenue expenditure. याद रखिएगा, हाँ, monthly salary, rent, etc. is the example of revenue expenditure as they are incurred every month, while purchase of asset is not the transactions done regularly, therefore classified as capital expenditure unless materiality criteria defines it as a revenue expenditure. तो जब भी आप किसी भी चीज़ को रेवेन्यू या कैपिटल के पे सोचोगे तो आपको देखना चाहिए सेकेंड पॉइंट। पहले तो आप नेचर ऑफ बिजनेस देख लोगे, दिस इज योर फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड नेचर में आपको क्या देखना है कि जो खर्चा का हो रहा है, क्या वो बार बार होने वाला खर्चा है या वो कभी कभी होता है, साल में कभी एक बार, 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार। अगर ये बहुत कम होता है खर्चा, ठीक है, एसेट्स खरीद के रख देते हो, कैपिटल नेचर का हो जाएगा। और जो खर्चा बार बार होता है, जो खर्चा बार बार होता है, रिकर होता है, रेकर होता है, वो खर्चा आपका हो जाएगा रेवेन्यू इन नेचर। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट, पर्पस ऑफ एक्सपेंस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंस? एक्सपेंस फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी में बी इनकर्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस of the asset. Such expense are revenue in nature. On the other hand, expenditure incurred for major repair of the asset so as to increase its productivity capacity. अगर किसी रिपेयरिंग में किसी मशीन्स का, किसी रिपेयरिंग में किसी मशीन्स का प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ जाता है तो वो कैपिटल इन नेचर हो जाता है। However, determination of cost of maintenance and ordinary repairs which should be expensed as opposed to a cost which ought to be capitalized is not always simple. मतलब कुछ समझ में आया सर? रिपेयर वगैरह करने के बाद वो रिपेयर रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, इसको समझना बड़ा टफ हो जाता है। यस ना सर? सर आपके लैपटॉप है सभी के पास, लैपटॉप में रैम आता है सर, बोलो ना, लैपटॉप में रैम आता है? पूछ रहा हूँ कुछ, लैपटॉप में रैम आता है ना? मोबाइल में भी रैम होता है, लैपटॉप में भी रैम होता है। मानो कि आपके लैपटॉप का रैम को आप चेंज कर रहे हो, पहले जो रैम था वो रैम उतना अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा था, आप उसको अपग्रेड करके पहले 8 GB था, अभी 16 GB का रैम लगा रहे हो, तो इसको क्या बोलोगे? कैपिटल नेचर बोलोगे या रेवेन्यू नेचर बोलोगे? कैपिटल। कैपिटल सर। क्यों क्यों? क्योंकि वो बार बार चेंज नहीं करता। क्योंकि सर मेरा जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ा दिया। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो ये जो रैम 8 GB से 16 GB करने से आपका मतलब लैपटॉप का प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ जाता है, वो पहले से ज़्यादा स्पीड में काम करेगा, डबल स्पीड देगा। लेकिन अगर 8 GB था और 8 GB के बदले वो वाला काम नहीं कर रहा था तो आप 8 GB ही लगाए, तो इसको क्या लगता है? रेवेन्यू लग रहा है या? हाँ, जैसा आपका एफिशिएंसी था वैसा ही है अभी, इट्स लुक लाइक अ रेवेन्यू इन नेचर। फिर भी ये तो मैं थोड़ा सा सिंपल सा लैंग्वेज यूज कर लिया, बट इसी तरह मतलब रिपेयरिंग वगैरह, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये किसी चीज़ का मतलब मेटेरियलिस्टिक वैल्यू को बढ़ाते हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते, वो बहुत मतलब माइन्यूटली देखना पड़ता है, तभी जाके आप उसको कैपिटल या रेवेन्यू में ट्रांसफर कर सकते हो। तो दिस इज द थर्ड पर्पस। पर्पस ऑफ एक्सपेंस क्या है, ये बहुत वाइटल एक पॉइंट होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए। फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। The expense which help to generate income or revenue, the expense which help to generate income or revenue in current period are revenue in nature and should be matched against the revenue earned in the current period. On the other hand, if expenditure helps to generate revenue over more than one accounting period, it is generally called the capital expenditure. ये पॉइंट तो हम लोगों ने पहले भी बात करके आ रहे हैं कि जो खर्चा मेरा 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा या फिर मेरा जो इनकम वगैरह होगा वो 1 ईयर के लिए होगा तो वो रेवेन्यू हो सकता है। बट अगर कोई ऐसा खर्चा मैं करूं जिसका इफेक्ट ऑफ इनकम मुझे लगातार नेक्स्ट ईयर मोर देन 1 ईयर, मोर देन 2 ईयर के मिले, तो वो मेरा एक कैपिटल नेचर का हो जाता है।
सिमिलरली मेटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, मतलब मेटेरियलिटी मतलब सर मेटेरियल का मतलब होता है वैल्यू। मेटेरियल का मतलब क्या होता है? मेटेरियलिटी का मतलब कि जिसमें वैल्यू फील होता है, मेटेरियलिस्टिक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वी आर इन द मेटेरियलिस्टिक नेचर, मतलब वो एसेट एसेट वाला एक फीलिंग्स। हाँ, कि एसेट में, एसेट का मतलब क्या? जैसे आपका बिल्डिंग आपका एक मेटेरियलिस्टिक नेचर का है, मेरा घर, मेरा मेरा ज्वेलरी, मेरा लैंड, मेटेरियली वैल्यू जिसके ऊपर आप बहुत सिक्योर। आप घर से निकलने के टाइम पे ताला क्यों लगाते हो? हेलो, घर से निकलने के टाइम पे आप घर में ताला क्यों लगाते हो? हम सभी लगाते हैं। किस किस चीज का डर होता है? छोड़ कर। चोर का डर तो होता है, बट क्यों होता है? क्यों होता है चोर का डर? चोरी करना। क्या क्या चोरी करेगा? सामान। एग्जैक्टली, हाँ, लॉस ऑफ एसेट। मतलब वही जो वैल्यूएशंस है, आपको ऐसा फीलिंग आता है ना कि मेरे घर में कुछ वैल्यूएबल चीज़ें हैं, एंड उसी को कहते हैं एक्चुअली मेटेरियलिटी। ठीक है, कि जो आपका एक वैल्यूएबल है। अब ये भी एक समझने वाली बात है कि हम घर के निकलने के टाइम पे घर में ताला क्यों लगाते हैं। बिकॉज हमें ये फीलिंग आता है कि मेरे घर में बहुत सारा वैल्यूएबल चीज़ें हैं, अगर चोरी हो जाए तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। The relative proportions of the amount involved in another important consideration in distinct between revenue and capital. Materiality of the amount involved, मतलब कौन सा चीज का वैल्यू कितना ज्यादा फील हो रहा है, मार्केट में बेचे तो क्या दाम मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू को समझने के लिए। ओके, तो ये तो कुछ ओवरव्यू चल रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है आपका। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का एक अभी एग्जाम्पल सॉल्व करना है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, capital expenditure contributes to the revenue earning capacity of a business over more than one accounting period, whereas revenue expense is incurred to generate revenue for a particular accounting period. The revenue expense either occur in direct relation with the revenue or relating to accounting period. For example, cost of goods sold, salaries, rent, etc. Cost of goods sold is directly related to sales revenue, whereas rent is related to the particular accounting period. Capital expenditure may represent acquisitions of any tangible or intangible fixed assets for enduring. Therefore, the benefits arising out of capital expenditure last for more than one accounting period, whereas those arising out of revenue expense expires in the same accounting period. एक पॉइंट तो बार बार बोल रहा है, एक पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है कि जो खर्चा आपका मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक आपका बेनिफिट दे वो आपका कैपिटल नेचर का होगा, और जो खर्चा आपका उसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाएगा उसको आप एक तरह से रेवेन्यू नेचर का बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर एक बोला सर कि the revenue expense either occur in direct relation with the revenue or in relation with accounting period. जैसे कि cost of goods sold, मतलब आपने जितना गुड्स मार्केट में सेल कर रहे हो उसका जो खर्चा आपने गुड्स को बनाते हुए किए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब कितना कॉस्टिंग का गुड्स आपने मार्केट में सेल किया, कितना सैलरीज आपने लोगों को पे किया, पर मंथ का रेंट कितना भर रहे हो, ये सब आपका रेवेन्यू है, वेयर एज इन रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा चलो एक काम करते हैं, कुछ क्विज हो जाए आप सभी के लिए, कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। इस क्वेश्चंस का जवाब अगर आप सही सही देते हो, इस क्वेश्चंस का जवाब अगर आप सही सही देते हो विथ प्रॉपर रीजंस, तो आपके दिमाग में कैपिटल एंड रेवेन्यू का जो भी आइडिया है वो और कंफर्म हो जाएगा। रेडी हो सर सब कोई? साहिल, अयन, आयुष, रोशनी, बोलो, विश्वजीत, इंकी, रेडी ना सब कोई? यस सर। तो क्या मैं स्टार्ट करूं? हाँ। ओके, चलो इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करते हैं और उसका अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाते हैं। बट ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं सर, तो बी केयरफुल। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, अच्छा क्या क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? स्टेट विद रीजंस, आंसर मतलब रीजंस के साथ आंसर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स, यू हैव टू पुट द रीजंस आल्सो। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या लगता है आपको? ट्रू सर। नो सर, कैपिटल होगा। बोलो सर, ठीक से बोलो। यस सर, कैपिटल सर एक्सपेंडिचर कैपिटल होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर प्रोडक्टिव कैपेसिटी वाले कैपिटल था तो क्या सभी का आंसर यही है कि ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये फॉल्स है फिर,
हाँ, इंकी एंड रोशनी को क्या दादा लगता है, बोलो। ओवरऑल माने की ओवरऑल इन द सेंस कि किसी भी मशीन्स का कुछ पार्ट खर्चा हो रहा है। ओवरऑल मीन्स पार्ट, पीस में किसी मशीन्स का कोई पीस में खर्चा कर रहे हो। ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल হবে कैपिटल होगा। इसका मतलब आप लोगों का कहना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। यस सर। अब फॉल्स है तो फिर ये Yes, sir. आप लोगों का मानना है कि ये कैपिटल होगा। अच्छा, अब मुझे रीजन बताओ, एनीवन रीजन बताओ क्यों। So overall expenses तो मैंने productivity बढ़ावे ये machinery सर टा मशीनरी को हम वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए चेंज कर रहे हैं। मशीनरी को सर वर्क इंस्टॉलेशन के वक्त जब जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। इंस्टॉलेशंस के टाइम पे नहीं, ये इंस्टॉलेशंस के टाइम पे नहीं हो रहा है। ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, ओवरऑल मतलब होता है कि ये सेकेंड हैंड मशीनरी था पहले से ही, लेकिन उसका कुछ पीस एंड पार्ट कुछ कम मतलब कुछ खराब हो गया था या फिर कुछ में कुछ लगाना जरूरी पड़ गया। এখন একটা বেটা work করবে তো capital expenditure হবে। हाँ, बेसिकली पॉइंट है कि ये इंस्टॉलेशन टाइम नहीं है, ये सेकेंड हैंड मशीनरी आपके पास पहले से ही था, ठीक है। उसमें आपने एक ओवरऑल एक्सपेंस कर रहे हैं, मतलब कोई पार्ट ऑफ मशीनरी आप उसी मशीन का खरीद रहे हो और उसमें लगा रहे हो, तो क्या ये रेवेन्यू है? नहीं है। आप लोग सभी कोई सही हो, ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ये कैपिटल नेचर का होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और इसके पीछे रीजन नहीं होगा कि ये जो भी ओवरऑल एक्सपेंस होगा ना इस मशीन्स के पीछे, ओवरऑल जो एक्सपेंस होगा जिसमें मशीन्स का पार्ट ऑफ द सम ऑफ द मशीन्स का कुछ पार्ट्स चेंज करोगे, उसमें इस मशीन्स का लॉन्जिविटी बढ़ जाएगा, उसका वर्किंग कंडीशंस डेवलप हो जाएगा, है ना। जैसे विश्वजीत ने कहा, जैसे कि आयन ने भी कहा, इवन साहिल ने भी सही बताया। तो वेरी गुड सर, आंसर एकदम सही है। अच्छा, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या लगता है? सर कैपिटल होगा। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। विश्वजीत को लगता है कि ये फॉल्स है, कैपिटल होगा। रीजन भी देना पड़ेगा विश्वजीत, फटाफट बोल। सर रीजन होगा क्योंकि इसकी जो मतलब वर्किंग एक्सपेंस मेरा रिड्यूस है, उससे मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और मेरा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, एक साल से ज्यादा मेरा बेनिफिट होगा। एक साल से ज्यादा तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस, मतलब समझ में आ रहा है कुछ? बाकी लोगों से भी कुछ जवाब ढूंढ रहा हूं मैं। तो वर्किंग एक्सपेंस মানে কি ডে টু ডে যে এক্সপেন্সটা यस, काइंड ऑफ दैट। मतलब आपने एक मशीन है आपका, उसमें आपने कुछ खर्चा किया, जो खर्चा आपका उसी मशीन्स का वर्किंग एक्सपेंस, डे टू डे एक्सपेंस को कम करेगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता सर सकता ट्रू है, रेवेन्यू ही होगा। दादा ट्रू হবে रेवेन्यू तो हूँ। रेवेन्यू होगा। है। यस उससे मेरा उससे मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है सर, कैपिटल होगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, कैपिटल होगा। इसका कैपिटल ही तो मने হচ্ছে। कैपिटल ही लग रहा है। अच्छा देख, मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल ला रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। सर आप लोग बाइक चलाते होंगे या फिर बाइक चलाना आता होगा सबको या किसी किसी को। बाइक में हम लोग मोबिल क्यों डालते हैं बाइक में या ट्रक में? सर रेवेन्यू ही होगा ये। हाँ, आप लोग बात समझ रहे हो मेरा? ये जो मोबिल होता है, ये मोबिल क्यों डाला जाता है? उसका इंजन अच्छे से काम करे सर। उसका इंजन अच्छे से काम करे। सपोज मानो ये आपका एक कैस्ट्रॉल का, ये टीवी में बहुत ऐड आता है। अगर आप रेगुलर मोबिल यूज़ करते हो तो इसमें आपका इंजन का लॉन्जिविटी बढ़ता है या फिर कम होता है? अगर आप अगर आप कैस्ट्रॉल बट यूज अगर आप मोबिल यूज नहीं करते हो, सपोज यू आर नॉट यूजिंग दिस, इसमें आपका प्रॉब्लम क्या होगा? किसको पता है सर, क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आप मोबिल यूज नहीं करते हो तो अपने ट्रक में, अपने कार में, तो प्रॉब्लम क्या होता है? सर इंजन खराब हो जाएगा जल्दी। इंजन जल्दी खराब होता है
पेट्रोल या सर ये डीजल। कैपिटल होगा ना? हाँ यस सर, कैपिटल ही होगा, कैपिटल ही होगा। वेरी गुड सर। चलो एग्जाम्पल से दिमाग ओपन हो गया। बात समझ में आया ना? कि मनी स्पेंट टू रिड्यूस यस वर्क, सर, यस सर। है ना? मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस, मतलब आपने खर्चा कर रहे हो लेकिन उसमें आपका एक ओवरऑल वर्किंग एक्सपेंस कम होगा। क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं सर, इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। जैसे कि गाड़ी का इंजन, अगर आप रेगुलर मोबिल वगैरह यूज करते हो तो उसमें आपका इंजन का कंडीशन अच्छा रहता है ना? और उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। तो ये देखने में तो रेवेन्यू जैसा लग रहा था, बट एक्चुअली ये रेवेन्यू नहीं है, ये फॉल्स है। इसका राइट आंसर होगा कैपिटल इन नेचर, कैपिटल इन नेचर। ठीक है सर? ये एक तरह का आपका गुडविल बना रहा है आपका बिजनेस का, मतलब गुडविल हो सकता है, एक टेक्निकल नो हाउ भी बोल सकते हो आप। चलो मैं आगे और बताता हूँ आपको। अच्छा थर्ड बता दो, थर्ड वाला। सर ट्रू। लीगल लीगल Sir, फीस टू true. एक्वायर, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ये आपका कैपिटल नेचर का है बोल रहा है। क्या लगता है? यस सर, ट्रू है, ट्रू है, कैपिटल नेचर ही होता है। True. है दादा ट्रू। इनकी आयन जवाब नहीं मिला। ट्रू ट्रू। ट्रू, सबको एग्री हो ट्रू के साथ। मतलब अगर आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो और उसके लिए अगर आप फीस भर रहे हो तो वो फीस एक्चुअली आपका प्रॉपर्टी का जो एक्विजिशन कॉस्ट है उसके साथ इंक्लूड हो जाता है। मतलब ये इसको आप एक तरह का प्रॉपर्टी इंस्टॉलेशन चार्ज बोल सकते हो, है ना? कि आपने प्रॉपर्टी को लेने के लिए जितना लीगल चार्जेस भरा वो एक्चुअली आपके प्रॉपर्टी के दाम के साथ ही इंक्लूड होता है। वेरी गुड सर, ट्रू। Amount spent as lawyer's fee to defend a suit claiming that the firm's factory site belongs to the plaintiff's land is capital expenditure. Amount spent as lawyer's fee, ठीक है? अमाउंट खर्चा किया लॉयर के फी के लिए, टू डिफेंड ए शूट, कोई केस था उसको डिफेंड करने के लिए, दैट फार्म्स फैक्ट्री साइट, फार्म का कोई फैक्ट्री का जगह है, बिलोंग टू प्लांटिव्स लैंड, इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या लगता है? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल नहीं होगा। बोलो सर सबका। साइन ने बताया कि ये फॉल्स है और ये रेवेन्यू होगा। बाकी सबका भी जवाब ढूंढ रहा हूं। Sir, revenue. विश्वजीत भी बता रहा है फॉल्स है, रेवेन्यू होगा। बोलो आयुष, बोल रहे आयुष, जवाब नहीं मिल रहा है हाँ तेरा। सर, बोल सर आंसर क्या होगा? रेवेन्यू ही होगा सर। रेवेन्यू ही होगा। रीजन दो रीजन दो, रीजन क्या है? अगर रेवेन्यू है तो फिर क्यों रेवेन्यू है? सर उस तरह का मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है। ये एक तरह का, अच्छा मैंने गलत जगह पे अंडरलाइन करके बैठा हूँ। ये एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए है क्योंकि ये मेंटेनेंस के लिए है। वेरी गुड सर। अमाउंट स्पेंड एज लॉयर्स फी टू डिफेंड ए सूट, मतलब किसी ने आपके अगेंस्ट में केस किया, उसके लिए आप जो भी जमीन को लेके प्रॉब्लम चल रहा है आप उसको मेंटेन करना चाहते हो, इसलिए आप लॉयर का फी भर रहे हो। और लॉयर आपके लिए जो भी केस लड़ रहे हैं वो आपको जमीन का मतलब मालिकाना अभी मेंटेन करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है? तो अमाउंट स्पेंड एज लॉयर्स फी टू डिफेंड द शूट क्लेमिंग दैट, क्लेम कर रहे हो आप, ठीक है? अभी भी बात चल रहा है। फार्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू प्लांटिव्स लैंड, वो उसी के लैंड के पार्ट है, लेकिन ये अभी भी प्रूफ नहीं हुआ। तो ये आपका लैंड का वैल्यू को कोई इंक्रीज नहीं करता। ठीक है? ये बस एक मेंटेनेंस कॉस्ट की तरह आप यूज कर रहे हो, जस्ट अ मेंटेनेंस चार्ज। ठीक है? तो ये मेंटेनेंस आपका रेवेन्यू नेचर का है, इसमें जमीन का वैल्यू में कोई चेंजेस या फिर प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी में कुछ चेंजेस ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है सर कि क्यों ये रेवेन्यू नेचर का है और क्यों ये फॉल्स हुआ? ये भी लीगल फीस था, ये भी लीगल फीस है, बट दोनों लीगल फीस का फर्क देख रहे हो? हेलो,
पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 दोनों ही लीगल फीस है, बट दोनों लीगल यस फीस का सर, डिफरेंस देखा एक ना, में एक्वायर करते वक्त फी लग रहा है और एक में उससे डिफेंड करते वक्त। उसमें डिफेंड करते वक्त फी लग रहा है। वेरी गुड सर। अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओन आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ट्रू है। अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओन आउट पार्ट ऑफ मशीन, मतलब भी समझा दो। सर किसी खराब पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हुआ। मतलब ये सही है। यस सर ट्रू है। साहिल का जवाब ट्रू है। बाकी लोग? आयन बता। नो सर, फॉल्स। विश्वजीत बोल रहा है फॉल्स है। क्या करे फिर? सर ये एक तरह का मेंटेनेंस एक्सपेंस है। ये एक तरह का मेंटेनेंस एक्सपेंस है। रोशनी, आयुष बोलो, आयन को क्या लग रहा है? सेगमेंट। अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओन आउट লংজিভিটি पार्ट বাড়ছে, ऑफ। हाँ, রিপ্লেস করছে তো পার্ট, মেশিনে তো हाँ, লংজিভিটি হচ্ছে। मशीन का पार्ट रिप्लेस करने से लॉन्जेविटी हो जाता है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ट्रू है। ट्रू। মানে প্রোডাক্টিভিটিও তো বাড়বে, তো ক্যাপিটালই তো হবে। देख, पहला वाला क्वेश्चंस में जो ओवरऑल एक्सपेंस बताया था ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, इसमें बोल रहा है अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट सर ऑफ ये रिवेन्यू ही होगा, ओन आउट पार्ट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ, यहाँ पर एक्चुअली लैंग्वेज का खेल है। जब मैं यस आपको सर। जब आपको मैं बता रहा था स्टार्टिंग में ओवरऑल का मतलब एक बार देखो। ओवरऑल का क्या मतलब बता रहा है? टेक ए पार्ट, ए पीस ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट, पीस ऑफ मशीनरी, हाँ, in order to examine it and repair it if necessary. okay, piece of part, machinery part, याद रखिएगा। एंड जब ओन आउट बोलते हैं इसका मतलब क्या है? एक्सट्रीमली टायर्ड, एग्जॉस्टेड, डैमेज्ड और शैबली टू द पॉइंट ऑफ बीइंग नो लॉन्गर यूजेबल। मतलब बेसिकली कुछ डैमेज पार्ट है, ठीक है, जो अभी यूजेबल नहीं हो सकता, उसको चेंज करना है। बेसिक पॉइंट। दोनों इंग्लिश है, बट दोनों इंग्लिश का छोटा सा फर्क दिख रहा है आपको, ठीक है। और वो फर्क यही है कि इसमें आप पहला पॉइंट नंबर 1 में उसमें पूरा एक मशीन्स का पार्ट ही चेंज कर रहे थे आप, पीस, पूरा एक टोटल पीस चेंज कर रहे थे। यहाँ पर कुछ एरिया डैमेज था, उसको आप ठीक कर रहे हो। ऐसे देखो, कुछ भी ठीक करो, लॉन्जेविटी तो थोड़ा बहुत जरूर बढ़ेगा, लेकिन ये वाला जो चेंज है ना सर, पॉइंट नंबर 5 का, ये रेवेन्यू नेचर का है सर, ये रेवेन्यू नेचर का है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल रहा था, इसको समझना बड़ा टफ होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, बट फिर भी आपको फिर भी इसको समझना होगा कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहा है ओन आउट पार्ट को मतलब रिप्लेस कर रहा है या फिर थोड़ा बहुत चेंजेस है, ठीक है, डैमेज पार्ट को, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये लिटिल बिट छोटा मैटर है, ठीक है। तो दैट इज दिस इज रेवेन्यू नेचर, ये कैपिटल नेचर नहीं है सर, दिस इज फॉल्स। समझ में आ रहा है सर? ये ओवरऑल एक्सपेंस और ये वाला पॉइंट का फर्क समझ में कुछ आया सबको? हेलो बोलो। आया? यस सर। यस सर। बुझा गलो ना बेपट्टा? Point number 6, expense incurred on the repairs and whitewashing of for the first time on purchase of an old building are revenue expense. Expense incurred on the repairs and whitewashing for the first time on purchase of an old building are revenue expense. सर कैपिटल एक्सपेंस। विश्वजीत कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंस है। आप लोगों को क्या लगता है, रेवेन्यू है या कैपिटल है? पुराना बिल्डिंग था सर उसको कैपिटल है। कैपिटल। कैपिटल सर, कैपिटल, बिकॉज बहुत पुराना था, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था, अभी उसको आप वाइट वॉश कर रहे हो,
रिपेयरिंग कर रहे हो, बिल्डिंग अभी यूजेबल कंडीशंस पे आएगा, तो जब बिल्डिंग को आप यूजेबल कर रहे हो ना तो वो लॉन्जिविटी देगा सर, लॉन्ग मतलब उसका लॉन्ग लाइफ होगा, यूजेबल कंडीशंस पे आएगा, तो ये ऑब्वियसली ये कैपिटल नेचर का है सर, दिस इज कैपिटल नेचर, ये फॉल्स है। वेरी गुड। एक्सपेंस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। Expense in connection with obtaining a license for running the cinema is capital expenditure. Yes, sir. True, sir. True? Yes sir, है true. दादा। सिनेमा हॉल अगर ओपन करना चाहते हो, मल्टीप्लेक्स जो भी बोले आज के डेट पे, अगर उसके लिए लाइसेंस चाहिए आपको, और वो लाइसेंस आपका बिजनेस का लॉन्ग टर्म लॉन्जिविटी है सर, बिना लाइसेंस का आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, चाहे कितना भी छोटा खर्चा करना पड़े। जो लोग आजकल शेयर मार्केट में कोई एडवाइजरी कर रहा है, मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स लोग ऑलरेडी चालू कर रहा है, ठीक है, तो वो लोग NISM का लाइसेंस ले रहा है। आप लोग आगे जब CA पास आउट हो जाओगे तो CA का भी लाइसेंस लेके प्रैक्टिस करना होता है, उसके लिए मेंबरशिप फीस जमा करना होता है, कॉस्टिंग का भी होता है, CS का भी होता है। तो वो जो भी आप लाइसेंसिंग ले रहे हो ना, वो लाइसेंसिंग आपके लिए कैपिटल नेचर का खर्चा है, ठीक है। तो ट्रू, नॉट ओनली सिनेमा, CS प्रैक्टिस का लाइसेंस, CA प्रैक्टिस का लाइसेंस, CMA प्रैक्टिस का लाइसेंस, ये सारा का सारा कैपिटल नेचर ही माना जाएगा, रेवेन्यू नेचर नहीं। ओके, अमाउंट स्पेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पोररी हट्स, टेम्पोररी हट, ओके, अमाउंट स्पेंट फॉर द सर कंस्ट्रक्शन फॉल्स ऑफ है। which were necessary for the construction of the cinema house and were demolished when the cinema house was ready. Is this a capital expenditure? सर फॉल्स है, ना दादा। रेवेन्यू होगा। Revenue होगा। है दादा। सबको ही ठीक से बोलो। Sir, capital. सर रेवेन्यू होगा। विश्वजीत कैपिटल बोल रहा है, साहिल रेवेन्यू बोल रहा है। चलो सर, लड़ाई चालू कर दिया जाए। अयन क्या होगा बोल, ट्रू है क्या? Sir, capital. कैपिटल। अयन का भी आंसर ट्रू है। आयुष तेरा तो जवाब दे दे बाबू। ट्रू होगा सर। ट्रू होगा सर। हाँ, क्योंकि लॉन्ग टाइम क्यों false? तक हाँ? देगा ना ये बेनिफिट। ये लॉन्ग टाइम रहेगा, मतलब ये हाँ ट्रू है। सर लॉन्ग कैपिटल टाइम एक्सपेंड कहाँ पर है? जैसे ही सिनेमा कंप्लीट हो वैसे वो डेमोलिश हो गया। हाँ वेरी गुड लॉन्ग सर। टर्म बेनिफिट तो है ही नहीं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है। सिनेमा हॉल बनाने के लिए तो जरूरी है लेकिन ना कंस्ट्रक्ट करना कंस्ट्रक्शन उसको। सिनेमा के लिए हेल्प किया भाई था। एक अकाउंटिंग पीरियड में उसमें सिनेमा तो बन गया तो। नहीं नहीं, देखिए एक अकाउंटिंग पीरियड में सिनेमा हॉल नहीं बनेगा, बात ऐसा नहीं है। मतलब एक अकाउंट सिनेमा उसका तो बेनिफिट, बस उसका इन सब बेनिफिट तो है। तुम्हें मोर देन अकाउंटिंग पीरियड तक मिलेगा ना। वही सिनेमा हॉल का बेनिफिट तो तुम्हें मोर देन अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलेगा। उसके लिए जो आप कंस्ट्रक्शंस मतलब छोटा मोटा जो भी कंस्ट्रक्शन हार्ड वगैरह बना रहे हो, वो एक्चुअली आपका बिजनेस का कैपिटल खर्चा है। मतलब समझ कि तुम लोग हाईवे बनते हुए देखे हो, सिनेमा हॉल बनते हुए ना यस सर। देखे हो, बट क्या मतलब हाईवे कंस्ट्रक्शन देखे हो सर? हाईवे कंस्ट्रक्शन साइट मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ एक चीज, अगर मिल जाए तो आपको समझने में इजी रह जाएगा। कहाँ 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 कहाँ, ये समझना इजी कैसे करें कैसे करें कैसे करें। हाईवे सर कौन समझ में आ गया। आ गया? हाँ ये देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में जो होने वाला एक्सपेंडिचर है वो ये हुआ ना फिर। एग्जैक्टली मतलब वो एक्चुअली उसका कैपिटल खर्चा है, वो उसका हाँ रेवेन्यू हाँ खर्चा नहीं है। मतलब उसी को बनाने के लिए वो एक्चुअली वो खर्चा कर रहा है ना। ऐसे यहाँ पर ये सब पुट टू यूज में लाने से पहले का खर्चा। एग्जैक्टली पुट यूज में लाने से पहले का खर्चा, तो वो कैपिटल नेचर का हुआ ना। सुनने में ऐसा लग रहा है, ये देखो यहाँ पर हार्ट शायद बना हुआ है एक, ठीक है, प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, ये क्रेन है, आसपास में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कंस्ट्रक्शन साइट में। तो जो भी वो घर बना रहे हैं ना, वो एक्चुअली इस रोड को बनाने के लिए कर रहे हैं, और एक्चुअली ये रोड बनाने का खर्चा है। एक्चुअली दिस इज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। जो भी खर्चा, ये सब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ना। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रेवेन्यू नेचर का कैसे हो सकता है? ये रेवेन्यू नेचर का हो ही नहीं सकता, ये कैपिटल नेचर का ही होगा। समझ में आया सबको? क्लियर है ना सर एकदम कहानी?
ये सर नो सर बोलो। यस सर। यस सर। बड़ा मज़ा आ रहा है आप लोगों को, मैं देख रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस भी बड़ा घुमा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये होगा वो होगा। ऐसे ये टॉपिक सबको ना लगता है बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी देखो इतना आसान है तो फिर इतना घंचक्कर क्यों कर रहा है। सीरियसली बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है अकाउंटेंसी भी। तो इसका सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है सर, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो इसको डिटेल्स एनालाइज के साथ। हाँ, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू है फॉल्स है नॉट वेरी, ये तो है ही, ट्रू फॉल्स के बाद आपको एनालाइज भी करना है। वेरी गुड सर। और भी एक है, चलो देख लेते हैं। सॉरी। Illustration 2, state with reasons whether the following are capital or revenue expenditure. Okay sir, illustration 2, illustration 3, ठीक है, illustration 2 घर का होमवर्क है, ठीक है, illustration 2 आप लोग होमवर्क करेंगे घर पे, ठीक है, मैं इसको अभी नहीं करा रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। प्लीज़ इसको करिएगा पहले खुद से, फिर सोल्यूशन देखिएगा, अपने आप पे ऑनेस्ट रहो, अच्छा है आपके लिए ही, ठीक है। पहले आप होमवर्क मतलब पहले आप एनालाइज करो, ठीक है, उसके बाद आप सोल्यूशंस देखो कि क्यों सही है, क्या गलत है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें एक्चुअली बोला स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू, इसमें ट्रू फॉल्स नहीं बोला है, इसमें आपको ही आइडेंटिफाई करना है और फिर बताना है कि वो कैपिटल है कि रेवेन्यू है, ठीक है। समझ में आया ना सर, क्या करना है? यस सर। कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, अभी एक्सपेंडिचर नहीं, अभी रिसिप्ट में बात करेंगे। Just as clear distinctions between capital and revenue expenditure is necessary, in the same manner, capital receipt must be distinguished from the revenue receipts. अब receipts which are obtained in course of normal business activities are revenue receipts. जो normal course of business, normal course मतलब जो आपका day to day business है, for example receipt from sale of goods, आपने goods sale किया उसके बदले में आपको कुछ मिला, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, आपने कुछ गुड्स सेल किया बदले में आपको कुछ मिला, आपने कुछ सर्विस किसी को दिया बदले में आपको जो मिला, आपने इंटरेस्ट इनकम किसी को लोन दिया बदले में आपको इंटरेस्ट इनकम मिला, ये जो भी आपका वो हो रहा है ये आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है। ऑन द अदर हैंड रिसिप्ट्स व्हिच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर आर कैपिटल रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपका कोई पुराना एसेट्स था, कोई पुराना मशीन्स था, कोई पुराना कुछ भी एसेट्स वगैरह था, उसको आपने बेचा, जिसका बेचना आपका डे टू डे काम नहीं है। मतलब अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करते हो, अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करते हो सर, तो क्या आपका मेन बिजनेस क्या है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपका क्या आता है? फर्नीचर बेचना, है ना, दिस आर दी स्टॉक फॉर यू। लेकिन अगर अर्बन लैडर अपना ये अर्बन लैडर ये अपना पूरा जो वेबसाइट है, आजकल तो फिजिकल लोकेशन से ज़्यादा वैल्यू तो ऑनलाइन लोकेशंस का है ना सर, ज़माना बदल रहा है, आप लोग कुछ देख रहे हो, फिजिकल लोकेशन से ज़्यादा वैल्यू तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हो रहा है। या अर्बन लैडर का जो ये ऑनलाइन साइट है इसका बहुत वैल्यूएशन है। अगर कभी भी अर्बन लैडर ये साइट को किसी को सेल कर रहा है तो फिर आपको नहीं लगता ये उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं है? अर्बन लैडर अगर अपने साइट को किसी को बेच रहा है तो क्या ये उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? हेलो बोलो सर, क्या अपना बिजनेस को सेल करना उसका डे टू डे काम है क्या? नो सर। तो फिर वो कैसा नेचर का हो जाएगा? कैपिटल नेचर का हो जाएगा। ऐसे अर्बन लैडर एक्चुअली बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, रिसेंटली रिलायंस इसको खरीदा है। चलो सर, अच्छा मज़ा आ गया। देख पा रहे हो सर, ये देखो रिसेंटली इसमें इन्वेस्टमेंट किया मुकेश अंबानी ने 96%। तो मतलब आप क्या कहोगे, अभी इसका चालू तो किया था सर आशीष गोयल ने, 4% स्टेक है उनका अभी, मुकेश अंबानी का 96% स्टेक है इसमें। होम फर्नीचर एंड ओमनी चैनल रिटेलिंग। अर्बन लैडर इसका हिस्ट्री कुछ ऐसा है, ये देखो, मैकिन्से कंपनी एंड सर्व्ड एज द CEO ऑफ अमर चित्र कथा। Rajiv Srivastava previously worked in Cognizant and Yahoo before co-founding Urban Ladder. Okay, Urban Ladder is a design-led omni-channel brand which offers furniture and home decor, 5,000 designs and 35 categories. ठीक है, Rajiv Srivastava, one of the founder of Urban Ladder, quit the company in October 2019 after 7 years with the company, and now recently क्या हो गया, सीड कैपिटल मिल गया सर इसको बहुत सारे कंपनीज में, और सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट रिसेंटली हुआ दैट इज रिलायंस ने
इस पे 96% मुकेश अंबानी, रिलायंस नहीं, मुकेश अंबानी अपने नाम पे कर लिया, ठीक है, अर्बन लैडर पे इन्वेस्ट कर लिया। तो समझ में कुछ आया? तो ये जो बिजनेस का जो पार्ट सेल हुआ, ये तो उसका कैपिटल नेचर का काम हो गया ना सर, अर्बन लैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना है कि जो उसका डे टू डे कोई भी फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी बिजनेस एसेट, अगर कोई उसका बहुत बड़ा गोडाउन भी होगा, इस तरह का बिजनेस करने के लिए आपको शोरूम का दरकार नहीं है। शोरूम तो आपको यहीं पर है, ऑनलाइन साइट इज शोरूम फॉर यू, बट इसके लिए आपको एक गोडाउन तो चाहिए ना सर। हेलो, वो गोडाउन अगर आप किसी को सेल कर रहे हो तो फिर वो हो जाएगा आपका कैपिटल एसेट सेल करना, ठीक है, जो आपका डे टू डे एक्टिविटी नहीं है। डे टू डे एक्टिविटी आपका फर्नीचर सेल करना होता है। तो बेसिक पॉइंट आई होप क्लियर हो रहा है। रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन, मतलब जो इसका मेन बिजनेस नहीं है, ठीक है, ओनर्स कंट्रीब्यूशन एटसेट्रा, ओनर ने कुछ कैपिटल डाला, ठीक है, न्यूली कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे कि मुकेश अंबानी एज ए ओनर एक कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस एज सुन एज द राइट ऑफ रिसिप्ट इज एस्टैब्लिश्ड। एक्रूअल बेसिस में होता है, मतलब जैसे ही कैपिटल रिसिप्ट का मतलब राइट आ जाता है तब भी उसको मतलब यूज किया जाता है, तब भी उसको मेंटेन किया जाता है। एक्रू का मतलब क्या होता है? ड्यू ना, ड्यू बेसिस में होता है। ऐसा नहीं कि जब मिलेगा तब देखा जाएगा, नहीं, अगर किसी के नाम पे हो गया तो अल्टीमेटली उसके एसेट वहां पर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। रेवेन्यू रिसिप्ट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द एक्चुअल कैश रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट profit and loss account. On the other hand, capital receipts are not directly credited to profit and loss account. For example, when a fixed asset is sold for rupees 92,000, जिसका cost है 90,000, the capital receipt rupees 92,000 is not credited to profit and loss account. Only profit and loss on sale of fixed asset is calculated and credited to profit and loss account as follows. मतलब कुछ समझ में आया सर? आपका सेल प्रोसीड्स कितना है? 92,000 का। आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है? 90,000 का। आपका प्रॉफिट कितना हुआ? फिक्स्ड एसेट सेल करके आपने कितना प्रॉफिट किया सर, बोलो? 90 का एसेट, 90,000 का एसेट 92,000 में सेल किया, आपने कितना प्रॉफिट किया? 2,000 का प्रॉफिट किया। ये 2,000 आपका पीएल में जाएगा, बाकी अमाउंट आपका बैलेंस शीट में जाएगा। व्हेन ए फिक्स्ड एसेट इज सोल्ड द कैपिटल रिसीव्ड इज 92,000। ओके, ये आपका बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें जो 2,000 का प्रॉफिट है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, चलो कुछ आइडेंटिफिकेशंस देख लेते हैं। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी कंपनी का एसेट्स को सेल करो, जैसे अगर मैं आपको आमरा राजा बैटरी का कुछ दिखाया आपको, चलो रिसीव्ड में आमरन बैटरी, यस, आमरन बैटरी में अगर आप अदर इनकम में देख रहे हैं सर, ये देखो, ये अदर इनकम में उसने कुछ एसेट्स का स्क्रैप वगैरह सेल किया, मतलब उसका मेन इनकम तो ये वाला है। हेलो, उसका मेन इनकम तो ये है ना 6,839 जो बैटरी बेच के आया है सर। हेलो, बात समझ में आ रहा है? স্যার আপনি কি অ্যামাউন্ট ব্যাটারির স্ক্রিন শেয়ার করছেন? আমি তো ক্যাপিটাল রিসিপ্টটা দেখছি। फ्रीज हो गया क्या? ऐसा दिख रहा है। एक তাহলে मिनट, আমার প্রবলেম হবে। हाँ एक सेकेंड रुक जा, देख अभी दिख रहा है नाउ? यस सर। আয়ান দেখাচ্ছে? না, দাদা চলে গেল তো। হ্যাঁ সেটাই। হ্যাঁ এখন শেষ। তো ব্ল্যাক, আমার এখনো আসেনি। नहीं दिख আমি रहा है? জয়েন করছি আবার। ओके कर। दिख रहा है? यस सर, এবার দেখ। ओके, तो जो मैं बोल रहा था एक्चुअली कि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो आप देख रहे हो अमरन बैटरी का, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसका एक्चुअली मेन बिजनेस है, दैट इज बैटरी बिजनेस। लेकिन ये अदर इनकम क्या है, चलो मैं आपको शो करता हूँ। नोट 23 में जाना पड़ेगा। नोट 23 अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए।
नोट 23 मिलेगा, नीचे होता है सर नोट 23। बाप रे बहुत सारा नोट है यहाँ पर। नोट 23, नोट 22 में पहुँच गए सर। देखो नोट 23 में आ गए सर। अदर इनकम, हेलो देखो तो सर कुछ दिख रहा है कि नहीं? इंटरेस्ट इनकम दिख रहा है सर? इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन फाइनेंशियल एसेट दैट आर नॉट डिजाइंड एज फ्यूचर वैल्यू। बैंक डिपॉजिट एट एमोटाइज कॉस्ट, मतलब उसका कुछ बैंक डिपॉजिट था जो उसका 2.95 का वैल्यू हुआ है। अदर फाइनेंशियल एसेट्स कैरिड एट एमोटाइज कॉस्ट 3.76। अनवाइंडिंग डिस्काउंट ऑन रेंटल डिपॉजिट 0.29। डिविडेंड इनकम कुछ किया, मतलब उसने किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा था, वहां से डिविडेंड मिला, कुछ नहीं है डिविडेंड अभी करेंटली। अच्छा अदर नॉन ऑपरेटिंग, जिसमें इंटरेस्ट इनकम ऑन अदर डिपॉजिट्स, सेल ऑफ नॉन प्रोसेस स्क्रैप 4.71 करोड़ का सिर्फ स्क्रैप बेचा सर। 4.71 करोड़ का स्क्रैप बेच के इनकम किया। लाइबिलिटीज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड रिटर्न बैक, मतलब कुछ लाइबिलिटी था अभी और राइट बैक करने का जरूरत नहीं है। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल ट्रेड रिसीवेबल्स रिटर्न बैक, मतलब कुछ प्रोविजंस आपने मैनेज करके रखा था बट अभी वो प्रोविजंस फॉर डाउटफुल नहीं मैनेज करना है, तो अगर प्रोविजंस पीएल में नहीं गया तो आपका इनकम हो गया, तो ये आ गया। और कुछ अदर इनकम है 5.89 का, तो आपका आ गया ना कैपिटल नेचर का, मतलब जो एक्चुअली आपका रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी में से नहीं है वो आपका आ गया है यहाँ पर। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी का हिसाब किताब चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो सर मैं आपको एक एग्जाम्पल फटाफट करा दूं तो आपको कैपिटल एंड रिसिप्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया अभी जो मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया? समझ में आया कि नहीं आया? है दादा। सर इसका मतलब एक चीज़, अगर किसी को बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स भी आता है ना, वो भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट समझ सकता है। जरूरी नहीं कि एकदम फाइनल लेवल पढ़े तभी जाके समझ में आए। इफ़ एनीबॉडी वांट, वो सीरियसली समझ सकता है, मतलब अगर वो चाहे तो। उसके लिए आपको उस लेवल पे कनेक्टिविटी करना जरूरी है। नॉर्मली लोगों को ऐसा फील होता है एनुअल रिपोर्ट रीड करने के लिए आई मस्ट बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिस इज दी कॉमन फीलिंग इन द मार्केट। सीरियसली मैं बहुत सारा लोगों को जब भी बताता हूँ कि भाई आप एनुअल रिपोर्ट रीड करना सीखो अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो वो सबसे पहले बताए कि नहीं नहीं मुझे चार्टर्ड अकाउंट नहीं बनना है। अरे भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बनेगा? सबको ही थोड़ी ना चार्टर्ड बनेगा, लेकिन एटलीस्ट मतलब ये एक बहुत फेमस चीज़ मैं समझता हूँ कि अगर आपको चार्टर्ड नहीं बनना है, अगर आप नहीं चाहते हो तो, बट कम से कम आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पैसा लगा रहे हो, वो अल्लाह के भरोसे मत लगाओ यार, अपने भरोसे लगाओ। अल्लाह भरोसा ठीक है, भगवान को जो करना है वो करेगा, दैट्स ऑल डिपेंड ऑन योर वर्क, बट भरोसा तो अपने ऊपर होना चाहिए ना। मतलब वो टीवी में कोई बोल दिया कि ये कंपनी अच्छा है, लोगों ने पैसा डाल दिया, लेकिन भाई पहले आप खुद भी तो समझ सकते हो ना। इसके लिए हर किसी को चार्टर्ड नहीं बनना है, ये गलत बात है। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है और फिर बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, वो लोग बोला था मैंने डाल दिया पैसा, क्या जरूरी है? इतना भी कोई टफ चीज़ नहीं है, बस इंटरेस्ट रहे तो समझने का चीज़ें हैं सर। गुड्स पिक्चर लिमिटेड कंस्ट्रक्ट अ सिनेमा हाउस and incurs the following expenditure during the first year ending 31st March 2020. ओके तो फर्स्ट बता रहे हैं सर, सेकेंड हैंड फर्नीचर वर्थ ₹9,000. Second hand furniture worth ₹9,000 was purchased. Repairing of the furniture cost 1,000. Second hand furniture worth ₹9,000 was purchased. Repainting of the furniture cost. Repainting of the furniture cost ₹1,000. The furniture was installed by own workman. Wages for this being 200. बताओ सर क्या करें? Point out how you do classify the above items. ये जो above items है इसको क्लासीफाई कैसे करोगे, किस तरह से क्लासीफाई करोगे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड एज 10,200 बिकॉज टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड एज 10,200 क्यों? 9,000 का फर्नीचर, रिपेंटिंग कॉस्ट 1,000 का एंड वेजेस हो गया 200 का, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर कितना हो जाएगा? 10,200 का. All the amounts mentioned should be capitalized since with such expenditure the furniture would not be available for use. If ₹1,000 and ₹200 have been respectively debited to repairs account and wages account, these accounts will be credited to the furniture account. मतलब समझ में आया सर?
The total cost of furniture should be treated 10,200. All amounts mentioned should be capitalized. सारा का सारा amount capitalized होना चाहिए. Since without such capital expenditure, the furniture would not be available for use. अगर 1000 and rupees 200 जो देखने में रेवेन्यू नेचर का लग रहा है, ये अगर रेस्पेक्टिवली डेबिटेड टू द रिपेयर्स अकाउंट हो जाए एंड द वेजेस अकाउंट हो जाए, दिस अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड टू द फर्नीचर अकाउंट, देन ये अकाउंट भी फर्नीचर अकाउंट के लिए क्रेडिट हो जाएगा. तो पॉइंट यही है कि 10,200 का पूरा अमाउंट एक्चुअली कैपिटल नेचर का है. सेकेंड हैंड फर्नीचर 9,000 का, रिपेंटिंग 1,000 का एंड 200 फॉर वेजेस. यहाँ पर 1,000 एंड 200 देखने में तो रेवेन्यू रिसिप्ट जैसा लग रहा है, बट ये सारा का सारा कैपिटल रिसिप्ट के हिसाब से ट्रीट हो जाएगा. पॉइंट कुछ समझ में आया सर? हेलो, समझ में आया? यस सर. अगर आप सेकेंड क्वेश्चन देखो, एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा worth rupees 20,000 during the course of the year of cinema company was fined 1,000 for contravening rules. Renewal fee लग गया 2,000 for the next year also paid. ये कैसा नेचर का है? 20,000 का लाइसेंस था, लाइसेंस ऑफ कुछ रूल तोड़ा था तो 1,000 का फाइन हुआ था, और फिर रिन्यू किया 2,000 का नेक्स्ट ईयर के लिए, वो भी पे किया. ये किस तरह का हो गया? License for running the cinema house is necessary, hence it is the cost should be capitalized, but the fine of rupees 1,000 is the revenue expenditure. Yes ना सर? फाइन जो भर रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए. हेलो. Yes, sir. And the renewal fee for the Yes, next sir. year, renewal fee for the next year, this is also revenue expenditure, but pertains to the next year. हाँ, मतलब जो renewal fee दिया है वो next year में चार्ज होगा, hence it is a prepaid expense. मतलब उसी ईयर में दे दिया ना, तो prepaid expense है, but revenue expense है. Okay, I hope समझ में आ रहा है. फायर इंश्योरेंस 1,000 was paid on 1st October 2019 for 1 year. क्या लग रहा है, क्या होगा? रेवेन्यू और कैपिटल? Sir, capital. Capital. Half of the insurance premium pertains to the रेवेन्यू होगा तो insurance revenue होगा, obviously revenue होगा. Half of the insurance premium pertains to the year beginning on 1st April 2020, hence such amount should be treated as prepaid expenses. The remaining amount is revenue expense for the current year. मतलब जो भी half of the insurance premium pertains to the year beginning on 1st April, यहाँ पर कुछ डेट exactly मेंशन किया था क्या? हाँ, बोला था. फायर इंश्योरेंस 1,000 was paid on 1st October 2019 for 1 year. इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. ओके, तो मार्च तक का जो पेमेंट है वो आपका जो इंश्योरेंस का पेमेंट, हाफ ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पर्टेन्स टू द ईयर बिगिनिंग ऑन 1st April 2020, तो हिन सच अमाउंट शुड बी ट्रीटेड एज प्रीपेड एक्सपेंस. मतलब जो अप्रैल के बाद का जो टाइम है, अप्रैल, मई, जून का जो बाकी जो जा रहा है वो प्रीपेड एक्सपेंस होगा, और बाकी जो इस साल का जो दिया है दैट इज अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का वो रेवेन्यू एक्सपेंस ही ट्रीट होगा, और ये जो बाकी जो अप्रैल के बाद वाला है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंस होगा. इंश्योरेंस अमाउंट कभी कैपिटल का होता नहीं है सर, वो आपका रेवेन्यू का होगा. ठीक है, याद रखिएगा. अच्छा, सिंस द टेम्पोररी हार्ट्स के बारे में बोला है. टेम्पोररी हार्ट्स वेर कंस्ट्रक्टेड कॉस्टिंग रुपीज 1,200. दे वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा. दे आर डिमोलाइज्ड व्हेन द सिनेमा वाज रेडी. ये भी आपका हो जाएगा. सिंस द टेम्पोररी हार्ट्स वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन, देयर कॉस्ट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द सिनेमा हॉल एंड दस बी कैपिटलाइज्ड. ठीक है, ओके. तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर है, तभी मैं थोड़ा सा ये वाला पॉइंट फर्स्ट बता दिया. अच्छा, बाकी इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5 एंड इलस्ट्रेशन 6 दीज आर दी होमवर्क फॉर यू. ओके, एंड उसके बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा. ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्लीज ट्राई कीजिए, एंड कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी दिया हुआ है उसको भी एक बार जरूर रीड कीजिएगा. ठीक है, तो आई थिंक कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. अगर आप एक बार बाकी जो भी इलस्ट्रेशन है एक बार उसको गो थ्रू कर लो, आई डोंट थिंक दिक्कत होगा. ओके, विश्वजीत, आयुष, साहिल, आयन, बोलो क्लियर है कि नहीं है कैपिटल एंड रेवेन्यू? हाँ सर. ठीक है, यस सर. ओके सर, एक बार मैं नोट जिनके पास नहीं है मैं शेयर करता हूँ, फटाफट गो थ्रू कर लो और कैपिटल रेवेन्यू को दिमाग में छाप लो. ठीक है, चलो सर, बाय, फिर टाटा. बाय सर. ओके, बाय सर. बाय. अच्छी बात है. ओके, टाटा. टाटा.